हेलो। हाँ, तो मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं सभी को जय माता दी। और आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं सिक्कों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हेल्थ मेरा खराब चल रहा था। कल नाइट को थोड़ा प्रॉब्लम भी था, बट आई एम फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ। और आप सभी लोग से मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा, ये ज़िंदगी है, कितने दिनों की है कोई नहीं जान रहा है। सो जस्ट बी रिलैक्स, बी फ्री माइंड, नो टेंशन, और जितना अच्छा से हो सके इसको जी लें, क्योंकि यहाँ कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। आज दिन है, देखते देखते रातें हो जाती है। आज जो आपके अपने हैं देखते देखते पराये हो जाएंगे। सब कुछ सामने है, माता पिता सब लोग, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाती है। बस उन दिनों में जो आपने जी लिया वही चीज आपका है, बाकी आपका कुछ नहीं है। सो वो एक अरिजीत सिंह का गाना है, जस्ट उसी तरह है जीवन ये, जिंदगी चल तेरा शुक्रिया। गाना सुने होंगे आप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले न फिर कल की सुबह, जो दिया हमने हंस के लिया, ऐ जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। बहुत अच्छा गाना है ये, और वाकई में लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट को ये दर्शाती भी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन सिक्कों के बारे में, और जहां से 100% तय है कि प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ आपको कुछ जान पहचान लोगों से, बड़े बड़े लोग उस समय के यही थे, जान थे, जैसे आज हमारे पूरे विश्व की धुरी धुरी जिस पर ये पूरी दुनिया चक्कर काट रही है, वही है मुद्रा। तो ये भी अपने समय का एक मुद्रा है। ठीक है, सिक्के हैं। चलिए देखते हैं, ये धातु के सिक्के हैं। ऐसे मुद्रा का अनेक रूप होता है, फिर इस पर हम बात करेंगे मुद्रा के रूपों पर इकोनॉमिक्स के क्लास में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में चलिए देखते हैं। ये है, देखिए इसमें क्या किया गया है, पंच किया गया है। पंच मतलब कि होल करना, देख रहे हैं ना, काट काट के इसमें। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, आप लोग के घर में पहले अगर क्या मतलब भोजपुरी में तो सिलवटी बोलते हैं, क्या पता, जैसे पत्थर के टुकड़े होते होंगे जिस पर क्या सिलवट सिलवट्टे बोला जाता है शायद, जो भी है। मसाले वगैरह मिर्च वगैरह हैं जो पीसने के काम आते हैं, तो उसको क्या टूंगा जाता था छेनी से। तो जस्ट उसी प्रकार से इसको भी पंच करके, पंच इंग्लिश में कहते हैं उसको, पंच करके बनाया गया है, और इसलिए इसे पंच कॉइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आहत मुद्रा है। क्या है? आहत मुद्रा है। आहत का मतलब समझ लीजिएगा, आहत का मतलब होता है चोट। तो इसे चोट दे दे करके इसमें अलग अलग आकार दिए गए हैं, और इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ऐसे मतलब बोले कि ये चौकोर था या गोल था, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो भाग है, ठीक है, सरल रेखा में, बाकी का आप देख रहे हैं कैसा है। ठीक है, ये चौकोर है, ये वृत्ताकार है, तो इसका कोई एक फिक्स शेप था नहीं। बाकी आप देख रहे हैं, ये है आहत सिक्के, और आहत सिक्के कैसे होते थे ये आप देख रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर के हम फिर उस पर आएंगे। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं यहाँ से, कि एक एक पॉइंट को हम लोग कंप्लीट करते चले। आई होप कि थोड़ा सा आज हेल्थ मेरा अच्छा भी है, एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सो आई थिंक दैट यू विल बी also happy, and you will enjoy this class. So first of all I want to explain point number first. Okay, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग। अब 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, और सहस्त्र का मतलब होता है 1000, ये संस्कृत शब्द है। तो शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, तो 7वीं शताब्दी मतलब कि 700 साल। जैसे इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि अभी हम लोग चल रहे हैं 2023 में। ठीक है,
तो 2023 को हम क्या लिखेंगे कि 2000 और प्लस लिखेंगे 23, यानी कि 2000 मतलब कि हम कहेंगे कि 20 100, यानी कि शताब्दी अगर बांटने के बाद है कि हम कौन से शताब्दी में जी रहे हैं, तो उसे 100 में पहले कन्वर्ट कीजिए। 20 100, 2000 का मतलब कि 20 100, तो 20 100 तो बीत चुका है ऑलरेडी, अब इससे आगे चल रहे हैं हम। 2023 कहने का मतलब कि 20 100 तो हमारा निकल चुका है, इससे आगे मतलब ये अब कौन सा 20 100 तो निकल चुका, तो ये 21वीं शताब्दी है। कौन सा शताब्दी है? 21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी अगर कहीं लिखा जाए 21वीं शताब्दी, मतलब तो समझ लीजिए कि 20 100 तो बीत चुका है, अब 20 100 से आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि 20 100 एक, अब 20 100 मतलब क्या 2000 2001 2002 2003 ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी मतलब क्या 700 बीत चुके हैं, 700 सॉरी 700 साल बीत चुके हैं, अब इससे हम आगे होंगे। जैसे यहाँ पर 2023 को हम क्या बोलेंगे कि 21वीं शताब्दी, 21 मतलब क्या 20 100 बीत चुका है और इससे आगे है, ठीक है। 21वीं शताब्दी मतलब 20 100 बीता है और हम 21वें पर चल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 7वीं शताब्दी कहने का मतलब कि 600 हमारे बीत चुके हैं, 600 कंप्लीट है, अब इससे एक वर्ष भी आगे जाएंगे तो ये 7वां शतक है। शतक मतलब 100, 7वें शतक के तरफ हम जा रहे हैं, अर्थात शताब्दी की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर 1956 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1956, तो इसका मतलब है कि 1900 तो भैया बीत चुका है, 1900 बीत के प्लस 56 आया है, मतलब 19वां शताब्दी तो बीत गया है, ये चल रहा है 20वीं शताब्दी। तो आई होप कि आप लोग सेंचुरी अर्थात शताब्दी शब्द को समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए चलिए, अब हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा कि पुरातात्विक स्रोत ऐसे तो आप जानते ही हैं कि मोस्टली जो हमारा ऐतिहासिक काल से पूर्व, चाहे आद्य ऐतिहासिक हो या प्राग ऐतिहासिक हो, इससे पिछले वाले वीडियो में ये सभी चीजें पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है। फिर से हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है, प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें आपको किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि लिखित साक्ष्य मिले हैं, बट उसे हम मिले हैं बट उसे हम बात करें पढ़ने की तो हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। उसके बाद रहता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, उस काल को कहते हैं जिसमें कि आपको लिखित साक्ष्य भी है और इसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये है ऐतिहासिक काल, ठीक है। काल जो है अभी तक हम इसको 3 भाग में बांट दिए हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब वह काल जिसमें ये मानव सभ्यता का सबसे पहला अपना काल है और इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलता है। जो भी पुरातत्व स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब कि खुदाई से हड्डी वगैरह पत्थर जो कुछ भी है, तो उनसे हम अनुमान लगाते हैं, मूर्ति वगैरह मिल गया, मृतभांड मिल गया, तो उससे उनके जीवन का पता चलता है, ठीक है। तो पुरातत्व में ये सभी चीजें, चाहे कोई उस समय की कोई भी चीजें आ जाए, ईंट आ जाए, पत्थर आ जाए, कोई भी आ जाए, धातु आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिक्का वगैरह सब, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पुरातात्विक स्रोत ही है, पुरातत्व ही है। अर्थात जो हम सिक्का के बारे में पढ़ेंगे, ये सिक्का के आधार पर हम उनके जीवन के तरीके को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके जीवन कैसा रहा होगा, उस समय का सिक्का कैसा था। अब अगर सिक्का मिला है तो इसका मतलब ये है कि वे लोग सिक्का से प्रचलित थे, वे लोग मुद्रा के रूप में धातु के सिक्का का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ रहे हैं। तो ये 3 काल में बांटे हुए थे। देखिए जिनको भी ये पूरा अगर जो भी नोट्स है जैसे ये पढ़ा रहे हैं, इसको अगर पीडीएफ में चाहिए, अगर पीडीएफ में चाहिए तो आप लोग एक काम कीजिए, 1 मिनट आजा आजा आजा, हाँ चलिए। तो आप लोग एक काम कीजिए काम ये कीजिए कि अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9097991085। आप इस पर क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टी डॉट करके एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप उस लिंक के थ्रू जाकर के हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको क्लास बिल्कुल मुफ्त है और पूरा क्लास कराएंगे, ठीक है। तो एक भी क्लास आपका छूटने वाला नहीं है। आप पूरे यूट्यूब पर जाइएगा, पूरा क्लास कोई नहीं कराता है, कुछ डेमो दिया जाता है, बाकी क्लास आपको मतलब क्या
मतलब ये बोले तो पे करने के बाद पेएबल ही होता है, आप पे करेंगे तभी वो क्लास मिलेगा, बट यहाँ पर आपको पूरा मिलने वाला है। लेकिन अगर ये पीडीएफ चाहिए, चूंकि इसमें थोड़ा मेहनत तो लगता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना होगा, ज्यादा नहीं। मतलब समझ लीजिए कि 500 के नीचे ही है, ठीक है। तो आप लोग पेमेंट करके और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। डे बाय डे डेली जो भी पढ़ाई होगा उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बताया कि ये 3 था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो पिछला अगर हम रिवाइज करा रहे हैं, जैसे पीछे का ये चीज़ है, पीछे क्लास का, अभी रिवाइज करा रहे थे इसको, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर पिछला वाला, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप पढ़ते हैं आगे, और चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। एक-एक पॉइंट आपको समझाएँगे, एक-एक पॉइंट की बात छोड़िए, एक-एक उसका शब्द, कुछ भी आपको समस्या होने वाली नहीं है। तो पूरा तत्व का मतलब तो समझ गए, पूरा मतलब होता है पुराना तत्व, मतलब वस्तुएँ, यानी कि हमसे जो पुराने इतिहास का मतलब भी होता है कि बीता हुआ समय, ठीक है ना? बीती हुई कहानी। तो जो बीते हुए समय है, जो मानव की अपनी पुरानी सभ्यता थी उनके बारे में, जो उस समय की जो वस्तुएँ थी, जो तत्व थी, पुराने वस्तुएँ, उन्हीं को पुरातत्व कहते हैं। तो उसी के बेस पर, उस स्रोत के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कंफर्म नहीं कर सकते, लगभग, ठीक है ना? लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग पश्चिमी एशिया के अंतर्गत यूनानी नगरों में सर्वप्रथम सिक्के प्रचलन में आए। अब चूंकि आज हॉस्पिटल चले गए थे, इसलिए आपको तो पूरी डिजाइनिंग किए नहीं है, सो आज भी बिना मैप के ही पढ़ाएंगे। आई होप कि कल के क्लास में हम उसको शामिल करेंगे और कल वर्ल्ड हिस्ट्री आपको समझा देंगे इसी हिस्ट्री के ही क्लास में। वैसे तो ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है, बट ट्राई करेंगे इसी में कंप्लीट कराने का, ताकि ये सभी चीज समझ में आए कि आखिर ये आया कहाँ। पश्चिम एशिया के अंतर्गत यूनानी नगर कौन कौन है, ठीक है। एशिया का पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, हम लोग आखिरकार किस में आते हैं, ये सब चीज हो सकता है कि इसके लिए एक अलग क्लास ला करके और आपको समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सिक्का क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्का के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको रटने की जरूरत नहीं है। स से सिक्का, स से 7वीं शताब्दी याद रखिएगा। यानी कि सिक्का का प्रचलन कब से मिलता है, तो 7वीं शताब्दी से मिलता है। और कहाँ मिलता है, तो यूनानी यूनानी नगरों में मिलता है। कहाँ, यूनानी नगरों में। आपको याद होगा कि जब आप भी जाते होंगे अपने नाने के यहाँ, नाना जी के यहाँ, तो नानी बड़ा सिक्का देती थी कि लो बाबू चॉकलेट खा लेना। तो नानी को याद रख लीजिए, यानी कि सिक्के जो है यूनानी सिक्कों का सबसे प्रथम जो प्रचलन प्राप्त होता है, ये सब किसके आधार पर पता चलता है, कोई बताया नहीं है, ठीक है। उस समय जो स्रोत मिलते हैं, जो सोर्स मिलते हैं, पुरातत्व, पुराने वस्तु, उसके बेस पर यह तय किया जाता है। तो पुराने जो बेस मिले हैं, जो आधार हमको पुरातत्व मिला है, पुराना वस्तुएं मिला है, तो उस बेस पर हम पाते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास में, ठीक है, यूनान नगरों में सबसे पहले सिक्का का प्रचलन जारी हुआ था, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि सिक्का सबसे पहले कब आया, तो सबसे सिक्का सबसे 7वीं में, और सबसे पहले किस नगरों में, तो यूनानी नगरों में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, लेते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि वैदिक ग्रंथों में आए निष्क और शतमान। अब वैदिक ग्रंथ तो आप समझ ही रहे हैं, वैदिक काल में जितने भी ग्रंथ के रचना हुए वे सभी वैदिक ग्रंथ है। इसके लिए भी आप, ये 5वां एपिसोड है, आप पहले वाले एपिसोड को जाकर के देख लीजिए, पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो वैदिक ग्रंथों में आए निष्क और शतमान। अब याद रखिएगा, इस बार आपको बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मतलब ये जैसे कि कोई वर्ड दे दिया और पूछ दिया कि इसका मतलब क्या होता था, ठीक है। और आपको इसी चैप्टर से, ठीक है ना, क्या था मेरे मतलब माइंड में नहीं है फिलहाल में। मान लीजिए कि जैसे दे देगा निष्क, निष्क का मतलब क्या होता था। निष्क का मतलब, निष्क जो शब्द किया गया, लिखा गया है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो निष्क हो या शतमान हो, ये दोनों के दोनों किसके लिए है, सिक्का के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वो भी वैदिक काल के सिक्कों के रूप में। तो याद रखिएगा, वैदिक काल के सिक्कों को, यानी कि वेद के काल में हम सिक्का को क्या कहते थे, जैसे आज सिक्कों को हम सिक्का कहते हैं, दूसरे देशों में चल जाइए क्वाइन कहते हैं, अलग अलग देशों में उनकी अपनी अपनी भाषाएं, अपने अपने शब्द। तो वैदिक काल में भी सिक्कों को क्या कहा जाता था, शतमान और निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शतमान और निष्क कहा जाता था। अब याद रखिएगा, सत मतलब सच्चा, सत मतलब सच्चा। देखिए कभी कभी जब ऑप्शन मिलता है ना, 1 2 3 4, तो उसमें से प्रश्न के आधार पर थोड़ा सा हम अपना लॉजिक लगाते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये लॉजिक तभी लगता है जब आप कम से कम आज उस कंसेप्ट को बेहतर करके चलेंगे। अगर याद नहीं भी है तो उस दिन ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं लॉजिक लगाने में आपके माइंड को वो चीजें सोचने के लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता है, ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत हेल्प कर देता है। यही चीज उस दिन काम करता है, क्योंकि कोई भी 100 में 100 बना करके नहीं आता है।
तो निष्क और शतमान, शतमान सत्य मतलब सबसे ज्यादा या फिर सही, और मान मतलब वैल्यू, तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो आज सिक्का का ही है। तो अगर बात आ जाए कि वैदिक काल में सिक्का को क्या कहा जाता था, तो पहला हो जाएगा शतमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शतमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शतमान हो जाएगा। और दूसरा याद कर लेना है कि निष्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मिटा दें, शतमान और निष्क ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में धातु के सिक्के सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आए, जिसका समय 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, ठीक है, 500 ईसा पूर्व। अब सातवीं सातवीं ईसा पूर्व में, सातवीं ईसा पूर्व में कहाँ आपको यूनान में मिल रहे हैं, मतलब करीब करीब 600 प्लस वर्ष हो रहे होंगे, और भारत में मिल रहा है 500 ईसा पूर्व में, कितना, 500 ईसा पूर्व का लगभग माना जाता है, तो 500 ईसा पूर्व। अब ये देखिए ईसा पूर्व है और ये शताब्दी था, ये क्या था, एक नंबर जो था ये शताब्दी था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी कहने का मतलब कि 600 से प्लस, सातवां चल रहा है, मतलब 600 बीत चुका है और इससे आगे चल रहा है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 500 ईसा पूर्व, तो 500 ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ठीक 500 ईसा पूर्व मतलब 500 ईसा पूर्व, ठीक है। अब 500 ईसा पूर्व में ये हो सकता है कि 450 हो सकता है, 480 हो सकता है, 500 से आगे भी हो सकता है, 500 से कम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या लगभग लगा होता है, पिछला तो कोई मतलब उस पर लिखा था नहीं किसी समय से आया, ठीक है। तो आप लगभग उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। तो भारत में बुद्ध के काल से सिक्कों का प्रचलन, यहाँ पर प्रचलन का प्रमाण देखने को मिलता है, और ये लगभग 500 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। अब 500 ईसा पूर्व अगर हम इसको शताब्दी में बदले तो 500 से अगर आगे जाए हम, तो 5 बीत चुका है, यानी कि छठी शताब्दी हो जाएगी। कौन सा शताब्दी हो जाएगा, छठी शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शताब्दी हो जाएगा, छठा शताब्दी हो जाएगा। तो कुल मिला, क्योंकि 500 ईसा पूर्व मतलब क्या, 500 बीत गया, अब कौन चलने वाला है, छठा चलने वाला है, छठा सौ चलने वाला है, तो ये छठी शताब्दी हो जाएगी। तो जहां आपको यूनान में 7वीं शताब्दी में मिल रहा है, वहीं पर आपको अगर बात करें भारत में, तो भारत में छठी या फिर 500, छठी कहिए या फिर 500 ईसा पूर्व कहिए, ठीक है, लगभग ये चीजें देखने को मिलता है। और उस समय काल किसका था तो आप जानते ही हैं, उस समय काल किसका, गौतम बुद्ध का था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर टॉपिक, सॉरी। बुद्ध के समय पाए गए सिक्के आहत सिक्के थे, यानी कि इसी को पंच मार्क्ड कहते हैं। पंच का मतलब जानते हैं ना, जैसे आप किसी चीज में अगर छेद कर रहे हैं, जैसे कॉपी ओपी में क्या करते हैं, आजकल आप लोग एक पन्ना देखते होंगे, आजकल जो कॉपी आ रहा है ऐसे आ रहा है, ऐसे कॉपी आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, इसकी लंबाई हम इधर से, तो यहाँ पर पंच होल रह रहे हैं, क्या, पंच, इसी को पंच कहते हैं, मतलब उसमें छेद कर देना, और इसी में क्या, लपेटा हुआ आपका स्प्रिंग रह रहा है, तो इसी को पंच कहते हैं। पंच का मतलब कि छेद करना, ठीक है ना, भोजपुरी में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो सिक्का, जो सिक्के आप देख रहे हैं, ये भी देखिए पूरा पंच किया हुआ है, ठीक है ना, तो ये पंच मार्क सिक्के हैं, अर्थात इनको हम आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है। फिर हम चलिए आगे देखते हैं। तो कहाँ गए हम लोग, कि बुद्ध के समय जो सिक्के पाए जा रहे हैं, ये आहत सिक्के हैं, और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृति बनी हुई होती थी। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के तथा कुछ तांबे के होते थे। मतलब अगर चांदी और तांबे के मिले, तो देखिए ये सबसे क्या, बहुत सारा कुछ, कि वे लोग भी उस समय भी चांदी और तांबा का प्रयोग करते थे, यानी कि वे लोग इससे क्या, परिचित थे, ठीक है। चलिए, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है, क्योंकि ठप्पा मार के बनाया जाता था, और इसीलिए इन सिक्कों को ठीक है। अब मोस्टली जो सिक्का हो जाएगा अधिकांशतः चांदी का होगा, कुछ ही होगा तांबा का। चांदी का क्योंकि चांदी जो है तांबा के अपेक्षाकृत थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा मुलायम होता है, आप सब लोग जानते हैं, उस पर हम पंच आसानी से कर सकते हैं, और इसीलिए मोस्टली जो सिक्के होते थे चांदी के। तो जैसे ही आ जाएगा आपको ना ये आहत सिक्के, तो आहत मतलब क्या, पंच, पंच मार्क, ठीक है ना। तो पंच मार्क अगर आएगा तो समझ लीजिए कि उसको पंच किया गया है, तो ऐसा धातु चुना गया होगा ना जो थोड़ा सॉफ्ट हो अपेक्षाकृत, ठीक है। तो तांबे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, जबकि अधिकांशतः क्या मिलते हैं, चांदी मिलते हैं। और भारत में 500 ईसा पूर्व के, 500 ईसा पूर्व के आसपास में आपको क्या मिलता है, आपको सिक्के का यहाँ पर प्रमाण मिलता है, और ये काल किसका है, बुद्ध का काल है, गौतम बुद्ध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर, 5वां पॉइंट ये कर रहा है कि आहत सिक्कों का सर्वाधिक पुराना भंडार
पूर्वी उत्तर प्रदेश मगध से प्राप्त हुआ है। अब जो आहत सिक्के हैं मतलब पंचमार्क जो क्वाइन है अर्थात जो आहत सिक्के हैं, इसका सर्वाधिक पुराना भंडार, सबसे पुराना भंडार आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? मगध और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो मगध याद रखिएगा, उस समय मगध था बहुत मतलब शक्तिशाली उस समय का ये साम्राज्य था। तो मगध और यूपी उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ठीक है, दो जगह से मिला है। कहाँ से मिला है? मगध और उत्तर प्रदेश से। कहाँ से मिला है? मगध और उत्तर प्रदेश से। तो भारत में सर्वाधिक पुराना जो अगर सिक्कों का भंडार मिला है तो मगध से मिला है और उत्तर प्रदेश से मिला है। यह चीज दिमाग में रखना है, याद रखिएगा हमेशा। सिक्का किससे संबंधित रखिएगा? तो मगध से और उत्तर प्रदेश से, मगध से और उत्तर प्रदेश से। और बात किसके? सिक्कों के होते हैं। किसके होते हैं? सिक्कों का। तो मूस याद रखिएगा। क्या रखिएगा? मूस। मूस, मुंह मतलब मगध और उत्तर प्रदेश और स से सिक्के। तो सिक्कों का भारत में सबसे पुराना जो ये मिलता है क्या बोलते हैं भंडार, तो उत्तर प्रदेश मगध में मिलते हैं। ठीक है, मौर्य काल में सोने के सिक्के में निष्क तथा सुवर्ण का चांदी के सिक्के के रूप में देखिए सोना का सिक्का है तो उसको निष्क कहा जाता था। और ये क्या वैदिक है, वेद में भी, वैदिक ग्रंथों में भी, वैदिक ग्रंथ में भी ये मिला हुआ है निष्क। ठीक है ना। और एक क्या था? शतमान था। क्या था? शतमान। ठीक है, तो निष्क और शतमान आपको वैदिक ग्रंथ में ये शब्द मिलते हैं। और ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए जा रहे थे? तो सिक्के के लिए। तो मौर्य काल में भी सोने के सिक्के के रूप में हम निष्क तथा सुवर्ण का और चांदी के सिक्के के रूप में कारसापण तथा धरण का और तांबे के सिक्के के रूप में मापक तथा काकड़ का प्रयोग होता था। मतलब अगर सिक्का आपको किसका है? सोने का है, तो सोना का तो स्वर्ण होता है, आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा है तो ये तो आप भूल नहीं पाएंगे सुवर्ण। एक निष्क आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? निष्क, सोना का। किसका है? अब आजकल सबसे ज्यादा फेमस है क्या चीज? कनिष्क। कनिष्क का आप लोग देखते होंगे बहुत प्रचार हो रहा है। कनिष्क या तनिष्क शायद कंफर्म हम नहीं है, कनिष्क या तनिष्क कुछ ऐसे ही है। आपको ये मतलब सोने के आभूषण के लिए ये आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस चल रहा है। ठीक है, और इसका बिक्री भी धकाधक हो रहा है। तो एक ब्रांड बन चुका है कनिष्क या तनिष्क, शायद तनिष्क है। ठीक है ना। तो निष्क इसमें से याद रखिएगा, जब भी बात आएगा सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो तनिष्क यानी कि निष्क। और स्वर्ण तो होगा ही क्योंकि स्वर्ण का मतलब ही होता है सोना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सोने के सिक्के को मौर्य काल में कहा जाता था निष्क और स्वर्ण। चांदी की बात करें हम, किसकी? चांदी का। तो चांदी को धरण भी कहा जाता था या फिर करसापण भी कहा जाता था। क्या? धरण या फिर करसापण। धरण या करसापण। तो जानते हैं किसी के पास सबसे ज्यादा अगर आजकल आभूषण है या फिर कोई भी जो उसका धारण कर सकता है तो कौन सा सिक्का? अधिक से अधिक आप चांदी का कर सकते हैं। सोना तक तो पहुंचना थोड़ा महंगे लोगों के लिए होता है। तो चांदी का, चांदी के सिक्का को हम क्या कहेंगे? धारण। इसको कोई भी धारण कर सकता है। एक मीडियम फैमिली भी है, थोड़ा बहुत कमाता है तो चांदी का सिक्का धारण कर सकता है, तो धारण हो जाएगा। उसके बाद इसका, इसको एक और शब्द के रूप में हम जानते थे करसापण। क्या? करसापण। करसापण। ठीक है ना, करसापण। ठीक है, अब याद रखिएगा करसापण क्या चीज? करसापण। करसापण जो है चांदी के सिक्के के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था। अब करसापण को कलश स्थापन होता है, सॉरी कलश स्थापन होता है, हम गलती लिख दिए, कोई बात नहीं। कलश स्थापन याद रख लीजिए, करसापन और कलश स्थापन ऐसे याद रख लीजिएगा कि चांदी के सिक्के को हम कलश में डालते हैं, उसको आसानी से हम धारण कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा खरीदे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे ही करसापन आ जाएगा, कलश स्थापन, तो उसमें चांदी का सिक्का अधिकतम डाला जा सकता है। ऐसे तो लोग नॉर्मल सिक्का यूज करते हैं, बट ये चूंकि हम पुराने पढ़ रहे हैं और आज के जो सिक्के बने वो तो पुराने समय में बनते नहीं थे। तो करसापन और धारण ये चांदी के सिक्के। अगर तांबे के सिक्के बन रहे हैं तो तांबे का मापक है और काकड़ है। क्या क्या है? मापक है और काकड़ है। ठीक है, तांबे वाला का याद रखिएगा मापक और काकड़। आप याद करने के लिए क्या कीजिए कि उसको 2 बार 3 बार लिखिए। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा हम। जैसे ही निष्क का कनिष्क हो जाएगा समझ लीजिए, सुवर्ण तो सोना ही है तो ये दोनों सोना हो गया। करसापन है, कलश स्थापन है, उसमें चांदी का सिक्का डालिए। और धारण कोई भी धारण कर सकता है, चांदी का सिक्का धारण कर सकता है। अब बच गया मापक। मापक और काकड़। मापक और काकड़। तो मापक और काकड़ को याद कर लीजिए, ये किसके लिए है?
तांबे के सिक्के के लिए है। किसके लिए है? तांबे के सिक्के के लिए है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि मौर्य काल में आपको सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, ये दोनों सिक्के, सॉरी तीनों सिक्के आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दे सकता है कि निम्न में से मौर्यकालीन सिक्के नहीं है, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो मतलब नहीं होगा। उस समय ये लोग उसका यूज नहीं करते होंगे, तो ये भी हो सकता है, या फिर इनमें से सभी भी हो सकता है। इसलिए ए टू जेड चीज आपको याद रखने की जरूरत है। भारत में सर्वप्रथम भारतीय यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। अब पूछने की बात क्या है, अगर सबसे पहले बात करें तो 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में ही तो सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन मिल रहा है। तो सिंपल बात है कि जब यहाँ के शासक लोग भारत में आए, यहाँ के लोग जब आए, तो इसलिए यही लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या किए, सिक्के जारी किए। ये तो पूछने वाली बात नहीं है, मतलब कि अगर आप कुछ याद किए हैं तो उसके बेस पर कुछ चीजें अपने आप बता सकते हैं आप। 8 नंबर देख रहे हैं कि सोने के सिक्के सबसे बड़े पैमाने पर कुषाण शासक कडफिसस द्वितीय द्वारा चलाया गया। अब याद रखिएगा, सोना का जो सिक्का है सबसे बड़े पैमाने पर, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाण शासक थे। कौन? कुषाण शासक थे, याद कर लीजिएगा इसको। देखिए सोशल साइंस क्या है, बार बार देखने वाली चीजें हैं, अन्यथा आपका माइंड से मिस्टेक होना ही होना है, ये तय है। तो सोने के सिक्के सबसे बड़े पैमाने पर कुषाण शासक कडफिसस ने मतलब चलाया था या जारी किया था। ठीक है, तो कडफिसस द्वितीय जो था, कडफिसस द्वितीय, इसने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का आपको चलाया हुआ था भारत में। ठीक है, ये कुषाण शासक था। कुषाण शासक कौन है, इसका नाम क्या है? कुषाण आपको वंश होगा। ठीक है ना, तो कुषाण वंश के शासक था कडफिसस द्वितीय, कडफिसस द्वितीय। ठीक है ना, कडफिसस द्वितीय, कडफिसस, बार बार इसको जब देखेंगे तो कडफिसस द्वितीय। और कनिष्क जो है अधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग हो गया। निष्क जो है सोने के सिक्के के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, जबकि कनिष्क जो है इसी से सोना भी पीला और यह तांबा का सबसे ज्यादा सिक्का जारी किया था। कनिष्क ने अधिक मात्रा में किसके सिक्के जारी किए? तांबे का। अगर बात करें अगर सोने का, कि सोने का सबसे ज्यादा सिक्का किसने जारी किया, तो कडफिसस ने किया। किसने किया? कडफिसस द्वितीय ने किया, कडफिसस द्वितीय ने किया। मौर्योत्तर काल, उत्तर का मतलब होता है बाद में, यानी कि मौर्य काल के बाद में सोने के निष्क, स्वर्ण तथा फल, चांदी का शतमान, तांबे का काकनी सिक्का प्रचलन में था। मतलब मौर्य काल के बाद में निष्क, स्वर्ण तथा पल, चांदी का शतमान, तांबे का काकनी सिक्का प्रचलन में था। अब ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, तांबे का क्या होता है? काकनी होता है। और यहाँ पर चांदी का क्या कह दिया गया? शतमान कह दिया गया। ठीक है, चांदी का शतमान कह दिया गया। तो ये एक थोड़ा पॉइंट जो है अलग है, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। या फिर मतलब अगर बात करें तो मौर्य काल इंपॉर्टेंट है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मौर्योत्तर काल नहीं। मौर्योत्तर काल या फिर उससे पहले वाले सिक्के के बारे में प्रश्न आते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड अभी तक प्रश्न तो आए नहीं है, बट फिर भी था तो हमने इसे बता दिया, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि चार धातु सोना, चांदी, तांबा तथा सीसा के मिश्रण से करसापण सिक्का बनाया जाता था। अब देखिएगा, मतलब कि जहां जहां भी करसापण सिक्का है, कहाँ? अब कलश स्थापन तो याद है। ठीक है, कलश स्थापन में चांदी के सिक्के, ठीक है, तो चांदी उसमें होता था। अब आगे चल करके क्या किया जा रहा है कि करसापण में चार धातु मिला जा रहा है, सोना, चांदी, तांबा, ये तो आप जान ही रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें सीसा मिलाया जा रहा है। शीशा मतलब ये शीशा मत समझिएगा जो बोतल बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, तो वो शीशा नहीं होता, ये धातु है। ठीक है ना, और ये चलिए देखिएगा। हाँ, अब 12 नंबर पॉइंट देखते हैं। तो करसापण में कितने? चार है। ठीक है ना, सोना, चांदी, तांबा तो रहेगा ही, एक उसमें शीशा है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, परंतु इनकी शुद्धता पूर्वकालीन कुषाणों के सिक्के की तुलना में कम थी। मतलब अब ध्यान समझिएगा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए कब? गुप्त काल में। और यहाँ पर आपने क्या दिखा कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर, मतलब ये बड़े पैमाने पर कुषाण शासक कडफिसस द्वितीय चला रहा है। कडफिसस द्वितीय सोने का सिक्का सबसे ज्यादा जारी कर रहा है। और तांबे का बात करें, तांबे का तो तांबा सोने सोने जैसे रंग का होता है ना, तो इसका कनिष्क कर देगा। कनिष्क तांबे का। कडफिसस जो है, कडफिसस द्वितीय सोना का
किसका? सोना का। तो ये अधिक मात्रा में उसको जारी किया था। लेकिन बात करें कि सबसे ज्यादा मतलब बड़े पैमाने पर मतलब बहुत ज्यादा ये किया था, लेकिन उतना भी नहीं किया था कि गुप्त वाला से ज्यादा कर दिया। तो जब बात करते हैं गुप्त काल के शासक, अब जानते ही हैं कि गुप्त यानी कि छिपा के रखना, तो सोना वगैरह जो ज्यादा करेगा वो छिपा के ही रखेगा। ज्यादा सोना कौन? ज्यादा सोना जिसके पास होगा वो छिपा के रखेगा। तो अगर बात किया जाएगा कि सबसे सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। परंतु वो जो सोने के सिक्के थे उसकी क्वालिटी पहले के तुलना में कम थी। मतलब कि ये जो कुषाण कुषाण शासक जो कडफिसस, देख रहे हैं ना, कडफिसस द्वितीय, अभी यहाँ पर दिखाए हैं बड़े पैमाने पर कुषाण शासक कडफिसस द्वितीय। तो जो कडफिसस द्वितीय जो सिक्का चला रहा है, इससे क्वालिटी ये बड़े पैमाने पर किया, लेकिन इससे भी ज्यादा गुप्त शासक कर रहे हैं। गुप्त काल वाले जो शासक हैं वे कर रहे हैं, परंतु इनकी क्वालिटी पहले की अपेक्षा थोड़ा सा क्या है, खराब है। एक एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, अन्यथा आगे चल करके दिक्कत हो सकता है। नंबर लेते हैं 13 नंबर पॉइंट, ज्यादा नहीं है, ज्यादा बस यहीं पर ये खत्म हो रहा है, ठीक है, इसलिए आप आसानी से देखिए। ये मत सोचिए कि क्लास लंबा हो रहा है, बस मेरा काम है समझाना, आप अच्छे से समझ सके। चलिएगा देखिएगा, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के दिनार कहे जाते थे। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। तो ये याद रखना है, गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के थे उसको दिनार कहा जाता था। कभी अगर ऑप्शन मिल जाए तो उसमें कंसेप्ट ऐसे बनाइएगा, जो सोने के सिक्के होते थे लोग पहले सुनने में आता है कि बॉक्स में भर करके और इनार में, इनार मतलब कुआं, भोजपुरी में इनार वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनार माने दिनार। तो सोने के सिक्के कहाँ डाल देते थे चोरी होने के डर से? इनार में, मतलब कि दिनार। तो सोने के सिक्के को पहले क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर है, दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पहले कौड़ी, ये चीज अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कौड़ी का प्रयोग पहले मुद्रा के रूप में किया जाता था। कौड़ी शायद ही आप लोगों में से कुछ लोग देखे होंगे, जो नए बच्चे हैं वे तो नहीं देख पाए होंगे, खास करके शहर वाले। कुषाण कालीन सोने के सिक्के 124 ग्रेन तथा गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्के 144 ग्रेन के होते थे। तो देखिए, ये कुषाण कालीन सोने के सिक्के हैं और ये आपको गुप्त कालीन सोने के सिक्के हैं, ठीक है। चलिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 124 और 144 ग्राम, ठीक है। 15 नंबर है कुषाण कालीन का, देखिए, ठीक है। और ये है आपको गुप्त काल के सिक्के, ठीक है। सोने के सिक्के हैं दोनों के दोनों। और 15 नंबर टॉपिक की बात करें तो सोने, चांदी, तांबा, प्रोटीन तथा कांसा द्वारा बने सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। मतलब मौर्य काल के बाद में कौन कौन सा? सोना, चांदी, तांबा, ये तो यूज हो रहा है। इसके साथ साथ इसमें कांसा, तांबा और कांसा का लगभग कलर सेम होता है, लगभग। और प्रोटीन इसमें, तो इसके द्वारा बनाए गए सिक्के सबसे ज्यादा मौर्योत्तर काल में जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद है आपको 16 नंबर कि 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच सोने के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गए। मतलब जैसे ही 650 ईस्वी से हम बात करें 1000 ईस्वी तक, यानी कि आगे चल करके सोने के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो सोने हैं उसके भंडार कम होते गए होंगे, और पहले तो अधिक मात्रा में मिलते होंगे। साथ ही साथ आगे चल करके आप देखेंगे कि जब भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं तो ये सोने का कितना लूट मार करते हैं, और भारत कितना इसका आर्थिक स्थिति खराब होता है, हम आगे की क्लास में इसको पढ़ेंगे। 17 नंबर है, 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों के कुछ सिक्के मिलते हैं। 9वीं शताब्दी मतलब कि 900 से प्लस, 900 बीत चुका है और 900 से आगे, यही ना होगा 9वीं शताब्दी जी? बिल्कुल गलत भैया, 900 से जब आगे जाएंगे तो ये 10वीं शताब्दी हो जाएगा। और 9वीं शताब्दी मतलब कि क्या, 800 बीते हैं और इसे हम आगे चलेंगे तो हमारा मिलेगा 9वीं शताब्दी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला पॉइंट। तो 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक, कौन सा शासक? प्रतिहार शासक के कुछ सिक्के मिलते हैं। 7वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में गधैया सिक्के पाए गए हैं, ठीक है। गधैया सिक्के, कौन से? गधैया। तो 7 से लेके 11वीं शताब्दी के बीच में गधैया सिक्के मिलते हैं। अब गधैया सिक्के क्या है, चलिए देखिए। अब देखिए, ये है आहत सिक्के और इसमें अलग अलग आपको आकृति देख रहे हैं, ठीक है। कोई मछली का, कहीं पर हाँ मतलब ये अलग अलग जो आकृति है, कहीं मछली का है, कहीं आप देख रहे हैं ये रथ के पहिए टाइप का है, कुछ डिफरेंट डिफरेंस है, ठीक है। ये सब चीजें तो आप देख ही रहे हैं। मैं इसी में कहीं हाथी के जैसे देखा हुआ था, उल्टा करके देखने पर शायद पता चले। आप लोग देखिएगा इसको, बाद में देख लीजिएगा। और ये है आपको गधैया सिक्का, ये गधैया सिक्का है, देख रहे हैं ना।
इसमें आकृति कम, आपको ये गोला गोला पॉइंट, आपको सीधे आकार, ये सब ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें कोई जानवर वगैरह तो आपको देखने को मिल नहीं रहा है। इसमें अर्ध चंद्राकार, देखिए ये आधे चांदे के आकार का है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज दो सिक्के थे, गधैया भी आपने देख लिया, गधैया का काल रहा है 7वीं। और बाकी अगर ऐसे नॉर्मल अगर हम आहत सिक्के की बात करते हैं, चूंकि आहत सिक्के केवल भारत में मिलते हैं, इसलिए आप इसको 6वीं शताब्दी कह सकते हैं। कौन से शताब्दी? 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी मतलब कि 500 से प्लस में, 500 से प्लस में, 500 बीत चुके हैं और उससे आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और भारत में तो 500 ईसा पूर्व के आसपास ही सिक्कों का प्रचलन देखने को मिल रहा है। और इसीलिए अगर हम बात बोले तो गधैया का है 700 से लेके 1100 के बीच में मिलता है, 1100 ईस्वी के बीच में। ठीक है। और अगर हम इसका बात करें तो आपको जो आहत सिक्के हैं, यानी कि पंचमार्क जो सिक्के हैं, वो आपको 6ठी शताब्दी अर्थात 500 ईसा पूर्व में, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है, ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, तो गधैया सिक्के पर, इन सिक्कों पर अग्नि वेदिका का चित्रण है। किसका? अग्नि वेदिका का चित्रण है। ग्रीक शासकों के ड्रामा तांबे के सिक्के के तर्ज पर प्रतिहार एवं पाल शासकों ने चांदी ड्रम्स सिक्के जारी किए थे। अब ड्रम्स जो सिक्के हैं ये किन्होंने जारी किया? तो पाल शासकों ने, प्रतिहार और पाल, ठीक है ना, प्रतिहार और पाल शासकों ने ड्रम्स। अब ऐसे याद रखिए कि ड्रम ड्रम को क्या किया जाता है? बजाया जाता है। ड्रम एक बजाने वाला भी आता है, एक ड्रम होता है जिसमें कुछ चीजें रखते हैं, तो उसको भी बजाएंगे तो बजेगा। तो जब भी बात आएगा किसने इस पर किया, तो ड्रम पर प्रतिहार करना होगा, प्रतिघात करना होगा, प्रतिघात तभी बजेगा, प्रतिघात करना होगा, ठीक है ना, प्रतिघात। और दूसरा हो जाएगा प से पाल वंश। कौन? पाल वंश के जो शासक थे। और प्रतिहार, इसको क्या हम प्रतिघात को क्या कहेंगे? प्रतिहार शासकों ने, प्रतिहार शासकों ने और पाल शासकों ने, इन दोनों ने ड्रम का, यानी कि ड्रम, ठीक है ना, ड्रम सिक्कों का प्रचलन किया था, अर्थात उसे जारी किया था या प्रयोग में लाए थे। तो चलिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि थोड़ा सा आज का क्लास जो है आपको याद करने योग्य है, इसमें पॉइंट ज्यादा है। और ये है आहत सिक्के, एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। और ये है आपको कौन सा सिक्का? आपको है गधैया सिक्का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले यूनान में आपको 7वीं शताब्दी में सिक्के का प्रचलन मिलता है। भारत में आ जाए तो वैदिक ग्रंथ में आपको वैदिक ग्रंथ में दो शब्द मिलते हैं, निष्क और शतमान, ठीक है, का प्रयोग आपको वैदिक काल में सिक्कों के रूप में होता था। भारत में धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के काल में ऐसा माना जाता है, और 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। बुद्ध के समय में जो पाए गए सिक्के थे ये आहत सिक्के थे, यानी कि बुद्ध के ही समय में ये थे, और इस पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृति बनी हुई थी। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी और तांबे के बने होते थे, और ठप्पा मार के बनाए जाने के कारण इसको आहत सिक्का कहा जाता है, ठीक है। ये चांदी और तांबे का बना होता था। आहत सिक्का मोस्टली चांदी और तांबा का था। आहत सिक्कों का सर्वाधिक पुराना भंडार, अगर सबसे पुराना भंडार बोले आहत का, तो आपको उत्तर प्रदेश और आपको मगध से मिलता है। मूसा, ठीक है ना, मूसा आपको बताए थे कि जो भी आहत सिक्के हैं, कौन सा सिक्का? आहत सिक्के। जो भी पंचमार्क, पंचमार्क जो आपको सिक्के हैं वो आपको यूपी और मगध में मिलते हैं। पंचमार्क सबसे पुराना सिक्का है भारत का, और इसलिए सबसे पहले मगध ही हुआ करता था, ठीक है। तो मगध और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश है ये, ठीक है, और वो मगध है। मौर्य काल में सोने के सिक्के के रूप में निष्क तथा स्वर्ण, सोने का हो गया, निष्क कनिष्क अभी बताए हैं, ठीक है, सब चीज दिमाग में रखिएगा। बात करें तो कारस्थापन, यानी कि कलस्थापन में हम चांदी का सिक्का डालते हैं, जो धारण कर सकते हैं वो चांदी का सिक्का है। बाकी जो मापक और काकण, मापक और काकण, ठीक है ना, मापक, मापक और काकण, मान लीजिए कि आपके पास कोई तांबा का स्केल है और उससे आप कोई चीज माप रहे हैं, कपड़ा उपड़ा जो भी है माप रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी कपड़ा मापने का जो आता है वो तांबे का ही आता है। किसका? तांबे का आता है। तो मापक जो है तांबे का सिक्का है, और काकड़ भी किसका सिक्का है? आपको तांबे का सिक्का है, ठीक है। चलिएगा, 7 नंबर जो पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम भारतीय यूनानियों ने सोने का सिक्का जारी किया, ये तो पूछने वाली बात नहीं है। सोने के सिक्के सबसे पहले आपको कुषाण शासक जो था कदफिसस द्वितीय चलाए थे। और अगर बात करें तांबे के, तो तांबे भी सोना होता है, तो इसलिए कनिष्क शासकों ने, कनिष्क ने सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का जारी किया। अगर बात करें हम मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद में, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, 4 धातु मिलाकर के सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी तांबा और शीशे के मिश्रण से कारछापन जो सिक्का है बनता था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 12 नंबर, 12 नंबर, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, परंतु इनकी शुद्धता
पूर्व के सिक्कों से थोड़ा सा कम था। तो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन जारी किया है, तो गुप्त काल के शासकों ने किया है। ठीक है। और सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में कौन जारी कर रहे हैं, तो यूनानी वाले करते हैं, और उसमें सर्वाधिक मात्रा में, ये सर्वाधिक नहीं कह सकते हैं, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो फर्डसीसर द्वितीय था। ठीक है। तांबा आपको कनिष्क से हो जाएगा। गुप्त काल में सबसे अधिक, अगर मात्रा के आधार पर, सबसे ज्यादा मात्रा के आधार पर गुप्त काल में सोने के सिक्के होते हैं, परंतु इनकी क्वालिटी जो थे उस समय के सोने के सिक्के से क्वालिटी कम थे। गुप्त काल अगर बात करते तो गुप्त काल के लोग इनार में छिपा कर रखते थे, अर्थात दिनार में, यानी कि उसको दिनार कहते थे ये लोग। ठीक है। सोने के सिक्के को इस समय दिनार कहा जाता था। ठीक है ना। अब गुप्त है, गुप्त मतलब तो समझ ही रहे हैं, दिनार बाकी आप लोग याद कर सकते हैं। दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, ये समझ रहे हैं, 14 नंबर में है। ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। 124 आपको सोने के सिक्के कुषाण काल में, और 144 जो है आपको गुप्त काल के हैं। ठीक है। 15 नंबर देख लीजिएगा, सोना चांदी तांबा प्लेटिनम और कांसा जो है, इसके द्वारा सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्य काल के बाद में इसका प्रयोग होने लगा। 600 से 1000 के बीच में सोने के सिक्के लगभग प्रचलन से बाहर हो गए, और 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों के बीच कुछ आपको सिक्के मिलते हैं, और प्रतिहार कौन, द्रम हो जाएगा आगे चल करके। ठीक है। 7वीं से 11वीं के बीच में आपको ये क्या, गधैया सिक्का मिलता है, और इसका है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इन्हीं 3 पॉइंट पर आपको मिलता है गधैया सिक्का। ठीक है। बात करते हैं, ग्रीक शासक जो थे, ड्राम के तांबे के सिक्के के तर्ज पर प्रतिहार एवं पाल शासकों ने चांदी के द्रम सिक्के जारी किए हुए थे। तो आज का क्लास इसी के साथ हो रहा है खत्म। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।